Good morning, all of you. तो प्रीवियस रिवीजन क्लासेस में हम लोग पढ़े थे साइट इन्वेस्टिगेशन के बारे में। ओके, तो उसमें से आज हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है उसमें से। ठीक है, साइट इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला पूछेगा कि आपका अगर क्वेश्चंस आपका एग्जाम होता है या फिर आपका उसमें पूछेगा कि आपका सॉइल इन्वेस्टिगेशन का नेसेसिटी क्या है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन वो हो सकता है। फिर हो सकता है कि तुम्हारा रिक्वायरमेंट्स ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ सकता है, और साइट रिकॉग्निजेंस का जरूरत पड़ेगा। फिर तुम्हारा जो है साइट एक्सप्लोरेशंस। प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं किए थे, वो था आपका डिस्टर्ब एंड अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। ओके, तो एनीवन अगर किसी को पता है कि सॉइल सैंपल में डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब क्या होता है तो बता सकते हैं। चलिए, तो होता क्या है डिस्टर्ब सॉइल सैंपल क्या होता है कि जो आपका सॉइल का नेचर है, ठीक है, नेचर प्रॉपर्टीज है, सब कुछ उसमें पहले से रहता है कि हाँ इसमें कितना आपका इसका किस टाइप का नेचर है, ये आपका इसका प्लास्टिसिटी कितना है, इसका इंटरनल वॉइड रेशियो कितना है, कितना आपका मॉइस्चर कंटेंट है, तो ये सब उसमें आपका ऑलरेडी पहले से पता रहता है। अब हम लोग सॉइल सैंपल को कहीं से भी कलेक्ट करते हैं, उस दौरान में कलेक्शन के दौरान में क्या होता है कि अगर उस सॉइल सैंपल को हम लोग किसी प्रकार का उसमें से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल हो जाएगा, यानी कि जो उसमें नेचर प्रॉपर्टीज था वो ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है, तो वो क्या हो जाएगा अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। ठीक है, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल हो जाएगा। और जिस सॉइल सैंपल में, ठीक है, कि हम उसको अगर खुदाई करके लाए हैं और उसको एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कि आपका कुदाल से हम लोग कोड़ते हैं, ठीक है, शोबल से हम लोग उसको कटिंग करते हैं, शोबल से कटिंग करने के बाद क्या होता है कि हम लोग उसको उसी शोबल से उठाकर बाहर की ओर फेंक देते हैं, तो जो जहां पर बाहर पे उसका एक आपका ढेर बनता है उसमें से सॉइल को हम लोग उठा कर ले जाकर सैंपल करेंगे तो वो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल है, क्योंकि यहाँ पर जो नेचर वाइज था, यानी कि जो उसका जो नेचर था, नेचर क्या है कि जो सॉइल के लेयर है, ठीक है, अगर आपका जो सॉइल है उसका आपका सॉइल बनने में कई वर्ष लगा, कितना आपका बहुत सारा टाइमिंग लगा, उसके दौरान वो सॉइल बना, लेयर बाय लेयर लगा, कितना बरसात के बाद वो एक लेयर बना, फिर नेक्स्ट ईयर में फिर मॉइस्चर चेंज के कारण, वेदर इफेक्टिंग के कारण क्या होगा कि फिर उसके ऊपर एक लेयर लगा, फिर इस तरह से कंटिन्यू लेयर लगते 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 हो सकता है कि वो कई वर्षों पुराना, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष पुराना वो सॉइल सैंपल वो नीचे में लेयर वाइज में लगा हुआ था, और वो जैसा नेचर का था उसी नेचर का हम लोग उसको टेस्टिंग के लिए हम लोग ले आया है। ठीक है, सॉइल सैंपल को हम लोग कलेक्ट करके कहाँ ले आए, लैब में, लैबोरेटरी में लेकर आए और उसके बाद उसका हम लोग टेस्टिंग किए। तो हम लोग आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हम लोग देखे होंगे, पढ़े भी होंगे कि आपका क्या होता है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो हम लोग सॉइल सैंपल को क्या देखे हैं कि वहां पर कि उसमें से हम लोग वाइड रेशियो निकालते हैं, उसमें से वाटर कंटेंट निकालते हैं, कितना उसका वाटर कंटेंट है, फिर आपका उसका स्ट्रेंथ जानते हैं, कितना उसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसमें शियर का कितना फेलियर हो सकता है वहां पर जहां पर हम लोग कोई भी फाउंडेशन लगाने वाले हैं उस जगह पर, तो वहां पर फेलियर्स वगैरह देखते हैं, तो शियर वगैरह क्या, शियर वगैरह भी देखते हैं,
फिर उसके बाद आपका स्ट्रेंथ वगैरह भी देखते हैं, उसका प्लास्टिसिटी निकालते हैं, ठीक है। ये सब सारा जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, वाइड रेशियो निकालते हैं, ये सब सारा कुछ आपका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि उसको अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग उसमें हम लोग आपका सीब एनालिसिस करके उसको पता चलता है कि वो किस ग्रेड का आपका सॉइल है, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ टेस्टिंग होता है। तो अगर हम सॉइल सैंपल को किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब, यानी कि हम उसको छेड़े नहीं है और वैसे ही हम उसको लेबोरेटरी में पहुंचा दिए हैं, यानी कि जब कोर कटर से हम लोग जब कटिंग करते हैं तो क्या होता है कि आपका कोर कटर के अंदर में क्या होता है कि वो सॉइल को क्या होता है कि सिंपल वे में आपका कटिंग हो जाता है, और उतना ही आपका सॉइल को हम लोग क्या करते हैं कि आपका लैब में पहुंचा देते हैं, वहां से हमको पता चल जाता है कि यहाँ का नीचे का जो है आपका सॉइल का हम लोग सारा टेस्टिंग कर लेते हैं। अब हम लोग कहीं पर आपका कुदाल से कोड़ कर करते हैं तो उसको हम लोग अनडिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका साइट लेआउट चैप्टर, ठीक है। तो साइट लेआउट में हम लोग क्या करते हैं कि साइट का चारों तरफ से हम लोग फर्स्ट लेआउट करते हैं, साइट का लेआउट करते हैं, साथ ही साथ कंट्रोलिंग करते हैं, जितने भी सारे आपका इक्विपमेंट्स है, मशीन्स है, आपका मटेरियल्स है, आपका स्ट्रक्चर है, यानी जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, सारे को हम लोग हैंडलिंग जो है कंट्रोल वाइज से करते हैं, सबको हम लोग एक प्रॉपर वे में करते हैं, ओके। तो साइट लेआउट होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, साइट लेआउट होता क्या है। साइट लेआउट क्या होता है कि हम लोग किसी भी फील्ड में हम लोग जब फर्स्ट आपका देखिए कि इन्वेस्टिगेशन कर लिए, वहां पर हमको लेआउट करना पड़ेगा, हम लोग को पहले से पता चलना पड़ेगा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कहाँ बनेगा, कहाँ का सॉइल सैंपल हम लोग टेस्ट किए थे, फिर हम लोग वहां से उठा कर ले जाएंगे आपका, वहां पर देखेंगे कि किस एरिया में हम लोग कौन सा प्रोडक्ट को रख सकते हैं, किधर आपका ढाल है, किधर आपका पानी रख सकते हैं, पानी की आपका ऐसा ना हो कि वन साइड थोड़ा सा ऊंचा है थोड़ा वन नीचा है, तो जिधर हम लोग पानी रखे वो क्या होगा, पानी फिर आपका रिटर्न आकर जो जहां पर हम लोग स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उधर आ जाएगा। तो उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, पहले से पहले डिसाइड कर लेंगे कि पानी का हम लोग स्टोरेज कहाँ रखेंगे, पानी कहाँ से हम लोग जो यूज करेंगे, फिर आपका जो है कहाँ पर हम लोग बार बेंडिंग एरिया यूज करेंगे, फिर हम लोग कहाँ से हम लोग जो आपका मटेरियल आएगा और जाएगा उस मटेरियल का हम लोग कहाँ पर हम लोग कैसे उसका स्टोरेज करेंगे, कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, कैसे उसका हम लोग रोड बनाएंगे, ये सब सारा कुछ क्या होता है, सब कुछ लेआउट पोर्शंस में होता है। लेआउट में क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, साइट का कोई भी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि उसका लेआउट करना। लेआउट करना मतलब क्या, कि फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी मेरा साइट है, ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर का जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसके बाद हम लोग वहां पर बहुत सारा जो देखेंगे कि कैसे वहां पर हम लोग साइट को कंट्रोल करते हैं, कैसे वहां पर स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें से हम लोग किस पोर्शंस में आपका गेट रहेगा, किधर से आपका
एक फिगर है, उसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग उसका साइट आउट करते हैं। देखो इस फिगर में सारा कुछ दिखाया गया है कि कौन सा पोर्शंस में क्या है। यहाँ पर देखो कि सारा कुछ यहाँ पर दिखाया गया है कि सारे आपका डायमेंशंस वगैरह साथ दिखाया गया है। जो मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन मेरा कहाँ चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन मेरा इस पार्ट में चल रहा है। ये जो मेरा पार्ट है, इस पार्ट में मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कहाँ चल रहा है, इस पार्ट में। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के साथ में हम लोग जितने भी सारे जो है उसका लेआउट कर रहे हैं। ठीक है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर रेनफोर्सिंग स्टील बार बेंडिंग, यहाँ पर क्या रहा है कि रेनफोर्सिंग स्टील बार बेंडिंग, यहाँ पर रेनफोर्सिंग आपका स्टील्स लिख रहा है। ठीक है, दो जगह पर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से दो लग रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि मिक्सिंग, यहाँ मिक्सर्स लगा हुआ है, यानी कि आपका मिक्सर्स वगैरह होता है, ट्रांजिक्स मिक्सर हो गया, फिर आपका आरएमसी मिक्सर्स हो गया, रेडी मिक्स कंक्रीट मिक्सर्स हो गया, ये सब मिक्सर्स वहां पर कंटिन्यू चलता रहता है। इसके लिए हम लोग स्टोरेज देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये इंट्रेंस है। ठीक है, ये इंट्रेंस है, मतलब इधर से आपका कोई भी रोड है, यानी कि अगर मान के चलो ये रोड यहाँ पर नहीं होता, ये रोड कहीं यहाँ रहता, और इस रोड से हम लोग को यहाँ पर कोई भी आपका स्ट्रक्चर दूसरा का पार्ट रहता है, दूसरा का ये स्ट्रक्चर मतलब कि जमीन रहता, तो हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ता है कि इसका जमीन कहाँ से खत्म हो रहा है। अगर बाउंड्री वॉल होता तो बाउंड्री वॉल के बाहर आउटर साइड से हम लोग इसको दूसरा साइड कहीं भी आपका एंट्रेंस प्रोवाइड करते हैं। जिधर से देखते कि आपका रोड जिधर नजदीक होता, अगर इधर का रोड कहीं पर आपका नजदीक होता, इधर से हम लोग रोड को यहाँ से आपका इधर पास में बनाते हैं, यहाँ पे आपका एक एंट्रेंस बनाते हैं, आप एक एग्जिट बनाते हैं इस पोर्शन से। तो ये अगर यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एंट्रेंस बनाया है, तो एंट्रेंस बनाने का रीजन क्या है, यहाँ पर क्योंकि ये रोड है। ठीक है, रोड है तो हम यहाँ पर बना दिए, और फर्स्ट एंट्रेंस इसको क्यों दिए। ठीक है, फर्स्ट में यहाँ पर भी तो इंटरेस्ट दे सकते थे, ये आपका रोड है तो हम दे सकते थे ना ये वाला भी, लेकिन यहाँ पर आपका हम लोग इंडिया में क्या है कि कोई भी व्हीकल, ठीक है, जो भी चलता है वो आपका लेफ्ट साइड में चलता है। ठीक है, हम लोग का जो व्हीकल है वो लेफ्ट साइड में चलता है, तो इंडिया में व्हीकल लेफ्ट साइड चलता है, और आपका उधर से आता कितना है, वो आपका राइट साइड से आता है। तो ये आपका इधर से देख रहे हैं कि जाने के लिए एंट्रेंस इधर से आपका एंटर कर जाएगा आसानी से, और इधर से निकल कर फिर ये आपका वो स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक है, जैसे आपका रोड था उस तरह से आपका यहाँ पर आने और जाने में हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट यहीं पर आपका एक सिक्योरिटी गार्ड का एक ऑफिस बनाया गया है। यहाँ पर पहले साइट लेआउट जब करेंगे तो उस दौरान में ही देख लेते हैं कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड का एक रूम बनाया गया है। सिक्योरिटी का काम क्या है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो आपका एक्यूरेट इसी साइट का है या दूसरे साइट का है, या फिर दूसरा किसी कंपनी का हो। ठीक है, तो वो हम लोग प्रॉपर वहां पर पेपर वर्क चेक करना, साथ ही साथ जो भी आपका सुरक्षा, यानी कि जितने भी सारे जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को देखभाल करना, सारा कुछ को देखना। ठीक है, ये सब कुछ सारा कुछ वहीं से किया जाता है। इसके साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका इस पोर्शंस में भी रोड है, इस पोर्शंस में भी रोड है, इस पोर्शंस में भी रोड है, और इस पोर्शंस में भी रोड है। यानी कि जो आपका बिल्डिंग का यहाँ पर वर्क चलेगा, इस पोर्शंस में हम लोग चारों तरफ से क्या देख रहे हैं कि एक रोड बनाया गया है।
रोड इसलिए होता है कि जो अगर मेरा यहाँ पर ब्रिक एंड टाइल्स की रिक्वायरमेंट है तो ये आपका व्हीकल यहाँ आएगा, यहाँ पर आपका काम चलता रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका इनपुटिंग करते रहेगा। उसके बाद क्या होगा, इधर से आपका फिर इधर से घूमते हुए फिर इधर से आपका आउट हो सकता है। अगर इधर से आउट नहीं होगा तो इधर से फिर आपका वो आकर आउट हो सकता है। तो यहाँ सर आपका यहाँ पर जो सिक्योरिटी का काम है कि आपका जो प्रॉपर ब्रिक टोटल जितना भी ब्रिक था वो इनपुट किया कि नहीं किया, जितना भी टाइल्स था वो इनपुट किया कि नहीं किया, क्या वो एक्स्ट्रा 10 ईटा 20 ईटा या 50 ईटा अपने पास में तो रखा नहीं रह गया। उस तरह से सारा कुछ चेक करना सिक्योरिटी का काम है। सिक्योरिटी जो है उसका देखभाल करना उसका काम है, इसीलिए उसका गेट पे ही उसका हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जितने भी सारे जो है बिल्डिंग के लिए यूजवेल, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यू एग्रीगेट के लिए यहाँ पर दिए गया, ठीक है, ये 30 मीटर का साइट है, यहाँ पर 20 मीटर का दिया है ब्रिक एंड टाइल्स को, ठीक है। स्टोरेज यहाँ पर सीमेंट का यहाँ पर दिया है और ए वैल्यूएबल आइटम, ठीक है, अदर वैल्यूएबल आइटम यहाँ पर प्रोवाइडेड है। ऐसा मटेरियल जो आपको हम लोग स्टोरेज करके वहां पर रखना है, यानी जहां पोत कर रखना है या बारिश होगा तो उस जगह पर उसको इफेक्ट ना हो तो इस जगह पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों हम लोग रखे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्रीगेट है, ठीक है, तो एग्रीगेट को खुला में रख सकते हैं, ब्रिक टाइल्स को भी खुला में रख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन इसको नहीं रख सकते हैं। कुछ आपका वुडन का होगा या फिर आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा जो आपका वहां पर खराब हो जाएगा, बारिश में धूपा में ज्यादा वो खराब हो सकता है, रंग कलर उसका फेड हो सकता है, तो उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से स्टोरेज बनाकर उसमें हम लोग रख देते हैं। बगल में देख रहे हैं कि एक साइट ऑफिस बना हुआ है। साइट ऑफिस का काम क्या है कि जितने भी सारे जो यहाँ पर आपका मैनेजमेंट हो रहा है, इस मैनेजमेंट इसी स्टोर में आपका ये जो आपका ऑफिस है, इसी ऑफिस में सारा कुछ कंट्रोलिंग होगा। यानी कि यहाँ पर जो आपका ब्रिक एंड टाइल्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये एक ब्रिक टाइल्स का जो ये पोर्शन है यहाँ पर अगर है तो दूसरा वाला इम्पट्टी हो गया, तो यहाँ पर ये इसको खबर रहेगा कि इम्पट्टी हो गया, यहाँ पर ये आपका दूसरा को लाना है, फिर दूसरा को भरना है, ताकि ये इनपुट होने से पहले इसको हम लोग फुलफिल करना है, ठीक है। इस तरह से आपका करना है, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भी स्टोरेज देख रहे हैं कि एग्रीगेट का यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी एग्रीगेट का स्टोरेज है, दोनों जगह पर एग्रीगेट का स्टोरेज देख रहे हैं कि यहाँ पर है, ठीक है। इसके साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेबर हाउसिंग यहाँ पर प्रोवाइडेड किया गया है। लेबर हाउसिंग के बगल में ही आपका मेस वगैरह प्रोवाइडेड रहता है, यानी कि जो भी आपका वर्कर है, ठीक है, यहाँ पर जो वर्कर है वो लेबर है, वो सारा कुछ क्या होगा उस वहीं पर रहेगा, वहीं पर आपका खाना बनेगा, वहीं पर खाएगा और वहीं पर आपका कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। क्योंकि इसको प्रॉपर वे में इतना बड़ा काम मिला है तो ये एक दिन का काम तो है नहीं, ये आपका साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 5 साल का काम हो सकता है। ये सब इस तरह से आपका कंटिन्यू जब काम चलेगा तो वहां पर क्या होता है कि बार बार लेबर घर से आने और जाने में हो सकता है कि 4 लेबर आज छुट्टी हो गया, छुट्टी ले लिया, कल हो सकता है कि नया कुछ लेबर और छुट्टी ले लिया, इस तरह से साइट में काम नहीं चल पाएगा। इसलिए जितने भी सारे लेबर होता है उसको वहीं पर हम रखा जाता है और उस लोगों को यहीं से सब कंट्रोलिंग किया जाता है। ओके तो और यहाँ पर देख रहे हैं कि टॉयलेट एंड वॉशरूम, ठीक है, यहाँ पर 2 जगह पर यहाँ पर देख रहे हैं कि टॉयलेट एंड वॉशरूम यहाँ पर 2 प्रोवाइडेड किया गया। अगर कोई भी वर्कर, ठीक है, टॉयलेट और उसको अगर टॉयलेट लग गया है तो इस साइड से बाहर निकल कर कहीं और जाकर टॉयलेट करने जाएगा और आएगा तो उस टाइम का लॉस होगा, ठीक है। जब इतना सारा वर्कर काम कर रहा तो उसके लिए होना चाहिए टॉयलेट्स वगैरह यहाँ पर, ठीक है, ये इमरजेंसी केस के लिए यहाँ पर होता है। वॉशरूम का काम क्या है, जितने भी सारे जो आपका पैर हाथ धोना, साफ सफाई रखना, इस तरह से आपको वहां पर वॉशरूम्स वगैरह में जाकर काम खत्म होने के बाद लंच से पहले आपको वॉशरूम जाना, अगर ये आराम से पैर हाथ धोना, फिर काम करना, फिर खाना खाना, फिर वहीं पे काम करने लग जाना, तो ये सब सारा कुछ यहाँ पर हम लोग प्रोवाइडेड करते हैं उसी साइट पे ही, ठीक है। तो ये आपका जितने भी सारे कुछ है, इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, ठीक है।
साइट लेआउट का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा? तो साइट लेआउट का रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ा कि टू सेव द टाइम, यानी कि टाइम की बचत। सबसे पहला क्या होगा कि टाइम का बचत होगा। टू सेव गार्ड द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जितने भी सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको हम लोग सेफ गार्ड मिलेगा। ठीक है, सेफ गार्ड मतलब क्या, हम लोग अच्छे प्रकार से रख पा रहे हैं। टू स्टोरेज द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि जितने भी सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको हम लोग आसानी से इजीली वे में स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज का मतलब क्या कि मेरा साइट पे हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक 5 लाख का जरूरत है, और आने वाला टाइम में हो सकता है कि बारिश आ रहा हो, बरसात का मौसम हो, ईटा बनने में दिक्कत होगा, आने में दिक्कत होगा, क्योंकि जो मेरा साइट होगा वहां मिट्टी का होगा, कहीं पर पानी बारिश की वजह से क्या होगा, गाड़ी फंस सकता है। हम लोग पहले ही उसको स्टोरेज कर लेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट 1 लाख मतलब 10 लाख का है तो 10 लाख आएगा ही, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेगा ही, लेकिन उतना नहीं मंगाते हैं। पहले हम लोग उसको कुछ क्वांटिटी मंगा लेते हैं कि आपका धीरे धीरे उसका काम चलता रहेगा। पहले कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी सारे आपका फ्रेम वर्क कर लेते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, तो फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पहले हम लोग स्ट्रक्चर को तैयार कर देते हैं, उसके बाद फिर उसमें क्या करते हैं कि जितने भी सारे जो ब्रिक वर्क करना है, फिर पाइपलाइंस कनेक्शन करना है, फिर आपका डिस्टेम्पर करना है, प्लास्टरिंग करना है, कलर करना है, इसके बाद होता है। इसलिए हम लोग को मटेरियल का स्टोरेज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाला टाइम में नहीं मिल पाए, या फिर हो सकता है कि आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल जब हमारे पास रहेगा तो कंस्ट्रक्शन भी इजी फास्ट चलेगा। नहीं तो कंस्ट्रक्शन के आपका मटेरियल की वजह से, अगर मान के चलो कि कोई भी साइट में कंस्ट्रक्शन साइट में सीमेंट ही नहीं है तो वो आपका वर्क चलेगा ही नहीं। सीमेंट से आपका कंक्रीटिंग फॉर्म वर्क भी नहीं चलेगा, आपका ब्रिक बॉन्डिंग भी नहीं चलेगा, तो सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट है। तो उसका स्टोरेज रखते हैं, मटेरियल का स्टोरेज पहले से रखते हैं कि खत्म ना हो, उससे पहले हम लोग आपका एडवांस ऑर्डर देकर उसको मंगा लेते हैं। टू अवॉइड द कॉस्ट ऑफ कॉटेज, ठीक है, कॉटेज मतलब कि जो आपका छोटा छोटा गाड़ी का जो मटेरियल को लाना बार बार पहुंचाना, उसका जो खर्च होगा वो बच जाता है। ठीक है, उसको हटा दिया जाता है, हाँ, उससे बचाया जाता है। कैसे कि कोई भी सीमेंट का दुकान है तो सीमेंट हम लोग को रिक्वायरमेंट है आपका 2000 बैग्स का। अब हम उसको बोलेंगे कि 20 बैग ले आते हैं, फिर यूज करते हैं, फिर 20 बैग ले आएंगे, फिर यूज करेंगे, तो आपका जितना टाइम आपका आएगा, यानी कि 200 बार आपका वो व्हीकल क्या होगा, अप एंड डाउन करेगा, उसका चार्जेस लग जाएगा। एक ही बार में हम लोग क्या करें 2000 मंगा लेंगे तो आपका कम कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ में आपका सारे जितने भी सारे जो आपका मटेरियल्स आते हैं उसका लोडिंग एंड अनलोडिंग दोनों चार्जेस लगता है। यानी कि जहां से वो उठाया गया है वहां से भी आपका लोडिंग लगेगा, उठाकर बैग को रखना, यानी सीमेंट को रख रहा है तो पर बैग के हिसाब से आपका आपका लेगा, और फिर आपका जब इम्पटी करेगा तो पर बैग ही लेगा, तभी वो इम्पटी करेगा। पहले ही बात कर लेगा लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, पर बैग के हिसाब से आपका 1 रुपया लेगा, 2 रुपया लेगा, या 3 रुपया लेगा, या 5 रुपया लेगा, उसका पर बैग के हिसाब से। अगर आपका डिस्टेंस है, यानी कि जो आपका स्टोरेज वाला डिस्टेंस आपका पोर्शन है तो कुछ डिस्टेंस में है तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, यानी कि अनलोडिंग का कॉस्ट होगा उसमें इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सब क्या होता है कि कॉस्ट बच जाता है हम लोगों का जब हम लोग लेआउट कर लेते हैं, तो क्योंकि स्टोरेज गेट पे पहुंचा देता है और वहां से इनपुटिंग होता है। To avoid the in time delay of getting in the material, मतलब डिले नहीं हो पाता है, हम लोग आसानी से टाइम टू टाइम आपका जो मटेरियल आ जाता है। टू यूज टू इक्विपमेंट्स मशीनरी एंड टू सेव द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि आपका जब साइट लेआउट कर लेते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि आपका
अगर सीमेंट का मटेरियल खत्म हो गया, यानी कि मटेरियल कोई भी आपका मटेरियल जैसे ब्रिक खत्म हो गया, तो हम लोग बॉन्डिंग नहीं करेंगे। तो बॉन्डिंग के लिए हम लोग यहाँ पर आरएमसी मशीन चलाएंगे। आरएमसी मशीन चला के कंक्रीटिंग वर्क जहां जहां होगा, फाउंडेशन देना, कॉलम बनाना, बीम प्रोवाइड करना, सारे कुछ स्लैब देना, उस पोर्शन पे हम लोग यहाँ पर मिक्सर्स को चलाएंगे, यानी कि जो मशीन है मेरा चलेगा। लेकिन जब ब्रिक बॉन्डिंग होगा तो इस मशीन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मशीन बंद रहेगा उस समय, उसमें नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये कंक्रीटिंग मशीन है, यहाँ पर कंक्रीटिंग को मिक्सिंग करने के लिए चलाया जाएगा। तो वहां पर क्या होगा कि ये जो मशीन्स को नहीं चलाना है, वहां पर क्या होगा, सीमेंट एंड सैंड के साथ हम लोग मोटार बनाएंगे और उसके बाद ब्रिक का यहाँ पर बॉन्डिंग्स करेंगे। इसमें जो आपका स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रहा है, उसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन चलेगा। ठीक है, तो ये चीज हम वहां पर होगा, तब ये इसका कॉस्ट बच जाएगा। ठीक है, यानी कि नहीं चलेगा तो कॉस्ट बचेगा ना। इस तरह से वहां पर जो होगा मैनेजमेंट अच्छे से प्रकार से हो जाता है। उसके साथ क्या होता है कि टू प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, जितने भी सारे वर्कर्स है उसका सेफ्टी यहाँ हो जाता है। वर्कर का सेफ्टी कैसे कि आपका कोई भी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान में क्या होता है कि वर्कर्स टू प्रोवाइड द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का भी आपका यहाँ पर हो सकता है कि आपका जब कंस्ट्रक्शन सही ढंग से चलेगा तो आपका वर्कर भी सेफ रहेगा। ठीक है, कहीं पर आपका कुछ भी फेंका हुआ नहीं है। अगर मान के चलो कि वर्कर इसलिए सेफ है, तो मान के चलो कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पर कहीं भी आपका कुछ एक जगह पर हम फॉर्मवर्क किए थे, फॉर्मवर्क को निकाले, उसका पटरा है, काटी है, वहां पर फेंका हुआ है, और उसके वजह से आपका जो वर्कर्स आएंगे जाएंगे तो उसको डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये सब डैमेज ना हो इसके लिए वहां पर जो साइट होगा उसका भी आपका पोर्शंस बना हुआ रहता है। इस पोर्शंस में आपको कंस्ट्रक्शन का ये आपका होमवर्क का कहाँ पर रखना है, जितने भी सारे डेली यूजेस का आपका इक्विपमेंट्स है उसको हम लोग कहाँ रखना है। ठीक है, तो ये सब जो होगा वर्कर का भी सेफ्टी हो जाता है। साथ ही साथ सारा कुछ करने के बाद हम लोग को क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन जो आप बना रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स, अगर मान के चलो कि 15 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, तो हम लोग को हो सकता है कि 15 करोड़ ना लगे, ये आपका हो सकता है कि आपका 13 करोड़ 50 लाख में कंप्लीट हो जाएगा, उतना कॉस्ट बच सकता है। क्यों? हम लोग मैनेजमेंट से किए हैं, हम लोग को ढंग से किए हैं, उस हिसाब से बच सकता है। ये ओवरऑल जो है कॉस्ट से भी आपका इसमें बच सकता है। ठीक है, तो ये कॉस्ट बचे वगैरह भी बच जाता है। तो साइट लेआउट भी अच्छे प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया हो। इसमें से किसी को कुछ पूछना है? यस और नो बोलो। नो सर। थोड़ा सा और एक दो पॉइंट्स है, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब साइट लेआउट करते हैं तो 3 पॉइंट्स और हम लोग करते हैं। पहला क्या है कि आपका वाटर सप्लाई। ठीक है, वाटर सप्लाई का हम लोग देख लेते हैं कि वाटर का सप्लाई आ रहा है कि नहीं अच्छे प्रकार से। वाटर सप्लाई के लिए हम लोग क्या सोर्स रखे हैं कि अब वहीं पर साइट पे बोरिंग प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, ये आपका कहीं से ना कहीं से वाटर आना ही चाहिए, पहला। दूसरा क्या होगा कि मशीन्स को चलाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई। और तीसरा तीसरा जो होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का टेलीफोन लाइन होना चाहिए। टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन मतलब कि आपके पास जो मटेरियल मेरा खत्म होने वाला उस कंपनी को, यानी कि जैसे कि आपका सीमेंट कंपनी को हम लोग को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरा जो आपका स्टोरेज में हम लोग 2000 बैग्स मंगाए थे, जिसमें कि अभी मेरे पास में 20 बचा हुआ है, यानी कि साइट अभी चल रहा है। जब तक मेरा 0 हो उससे पहले आप अपना प्रोडक्ट को डिलीवर कर दीजिए। ठीक है, तो टेलीफोनिक रहेगा, मेरा मटेरियल कहाँ पहुंचा,
कहाँ पर है, ये सब वहां पर हो सकता है। साथ ही साथ जो होगा जितने भी सारे जो आपका स्टोरेज वाला पोर्शंस है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग को स्टोरेज वाला पोर्शंस में भी हम लोग को खबर रखना पड़ेगा, वहां पर भी आपका टेलीफोन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हाँ वहां पर प्रोडक्ट है, नहीं है सर इतना मेरा खत्म होने वाला है, तो इस तरह से टेलीफोनिक रहेगा तो आपको आसानी से हो जाएगा। लेकिन आज टेलीफोनिक के दौरान में आज फोन आ गया है, ठीक है, तो हम लोग फोन से ये कंडक्ट किया जाता है। इसके साथ कुछ पोर्शंस देख लेते हैं कि ये जो आपका स्टील बार बेंडिंग एरिया है, हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा एरिया क्यों प्रोवाइड किए, यहाँ पर स्टील्स रखा हुआ है, रेनफोर्समेंट रखा हुआ है, रोड के जस्ट किनारे में हम लोग इसका ला कर यहाँ पर जो है रेनफोर्समेंट को रख दिए। रेनफोर्समेंट के लाने के बाद इस पोर्शंस में हम लोग क्यों यहाँ पर जो है आपका रेनफोर्समेंट बार बेंडिंग एरिया प्रोवाइड किए हैं, ये इतना एरिया क्यों दिए इसको, इसका रीजन यही है कि जो मेरा रेनफोर्समेंट होता है वो आपका 20 मीटर 20 फीट गुने 40 फीट, ठीक है, 40 फीट का एक रॉड रहता है जो आपका ऐसे घूम के ऐसे आया हुआ रहता है, ठीक है, ठीक है, इधर से आपका इधर से आकर यहाँ पर रहता है, ठीक है, ये आपका टोटल कितना 40 फीट का रहता है। तो 40 फीट एरिया हम लोग को यहाँ पर चाहिए, ये टोटल 60 फीट है, यहाँ से देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 60 फीट है, 60 फीट में 20 फीट हम लोग इसको दे दिए और यहाँ से हम लोग 7 मीटर 60 मीटर और यहाँ पर जो है आपका 7 मीटर 27 मीटर दे दिए हैं, लेकिन बाकी आपका जो है बहुत सारा आपका 32-33 मीटर यहाँ पर बचा हुआ। उसमें से हम लोग को क्या पता चला कि आपका जो बार बेंडिंग के लिए है, तो यानी कि जो ये आपका इस पोर्शन से होगा और इस पोर्शन वाला जो होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर से आपका इधर की ओर मूव करेंगे और इसको इधर की ओर मूव करते करते ये उसको हम लोग स्ट्रेट बनाएंगे, तो स्ट्रेट बनाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए इतना एरिया हम लोग को चाहिए, ठीक है, बार बेंडिंग के लिए हम लोग उतना एरिया चाहिए ताकि जब हम उसको बार को हम लोग घुमा सके मोड़ सके, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको प्रोवाइड कर सके, तो इस तरह से हम लोग बार बेंडिंग एरिया के लिए हम लोग थोड़ा बड़ा एरिया प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है साइट लेआउट आपका कंप्लीट हो रहा है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो, यहाँ पर जो है मेरा साइट लेआउट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो होगा हम लोगों का फाउंडेशन चैप्टर है, तो ओवरऑल आपका इंट्रोडक्शन दे देते हैं जितने भी सारे आपका फाउंडेशन है। सबसे पहला कि फाउंडेशन होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, तो ये क्या है कि आपका लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है टू कॉन्टेक्ट टू आपका जो जितने भी सारे आपका स्ट्रक्चरल लोड है, यानी कि आपका स्ट्रक्चरल लोड इम्पोज लोड जितने भी सारे हैं वो क्या करता है टू ट्रांसमिट द सब सॉइल, ठीक है, विदाउट एनी फेलियर, यानी कि विदाउट एनी फेलियर जो आपका ट्रांसफर करता है जितने भी सारे स्ट्रक्चर का लोड है, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर का लोड है, इम्पोज लोड है, सारे लोड को क्या करता है कि वो आपका ट्रांसफर करता है आपका सब सॉइल को। ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन। नेक्स्ट है आपका कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फाउंडेशंस, हम लोग को जो अच्छा से अच्छा फाउंडेशंस का रिक्वायरमेंट क्यों करने के लिए हम लोग क्यों इस तरह से अच्छा करना पड़ेगा, क्यों, उसका रीजन यही है कि आपका जितने भी सारे स्ट्रक्चर का लोड है, ठीक है, जितने भी सारे स्ट्रक्चर का लोड है उसका लोड को झेल सके, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसका रिक्वायरमेंट पड़ता है, अच्छे से अच्छे फाउंडेशंस लगाते हैं।
अगर वो झेल नहीं पाएगा तो कोई दूसरा फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग वहां पर फाउंडेशन को लगाते हैं। टू अवॉइड द अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, जितने भी अनइक्वल सेटलमेंट होगा उसको हम लोग अवॉइड होता है, बचाता है। यानी कि जब हम लोग फाउंडेशन लगाते हैं तो उस दौरान में नीचे में प्रोवाइड कर देते हैं बेस प्लेट सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। उससे क्या होता है कि अनइक्वल सेटलमेंट्स नहीं हो पाता है। ठीक है, कहीं का आपका पोर्शन वीक होगा लेकिन कहीं पर आपका अच्छा होगा जहां पर आपका लोड कैरी कर सकता है, जहां पर अनइक्वल सेटलमेंट्स हो जाता है। फिर हम लोग क्या होता है कि जो भी आपका फाउंडेशन हम लोग नीचे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ग्राउंड में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, डीप तक प्रोवाइड करते हैं। क्यों हम लोग डीप तक प्रोवाइड करते हैं? ताकि जो आपका लोड के कारण जो स्ट्रक्चर है ओवर टर्न ना हो जाए। ओवर टर्न मतलब आपका किसी प्रकार से मुड़ ना जाए, ओवर टर्न ना हो, इसके लिए हम लोग वहां पर फाउंडेशन का डीप फाउंडेशन वगैरह का यूज करते हैं। तो हम लोग देखें कि आपका जितने भी प्रकार का आपका रिक्वायरमेंट्स था सबको हम लोग वहां पर फुलफिल किए। अब हम लोग आते हैं कि आपका टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस। फर्स्ट है आपका डीप, पहला सैलो, सेकंड है डीप। तो दो प्रकार का हम लोग फाउंडेशंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, और आप लोग भी पढ़ कर आएंगे ताकि कहीं पर भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है सर, ये लेबर हाउसिंग जो है इसमें दिन दिन के लिए रुकने के लिए बना रहता है या रात में के लिए? और दिन रात दिन के लिए नहीं रहता, दिन में तो सारा काम चलेगा, वो रात के लिए रहता है कि जितने भी सारे लेबर